हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर आज लॉ पढ़ाओगे? बिल्कुल नहीं। सर ऑडिट पढ़ाओगे? बिल्कुल नहीं। तो सर आज क्या पढ़ाओगे? सर कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना आपको जून में एग्जामिनेशन आने वाले सीए फाउंडेशन के। ठीक है सर। तो सर सीए फाउंडेशन पढ़ाओगे? आऊंगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा। अभी इंटर तक पहुंचा हूँ, फाउंडेशन भी पहुंचूंगा, बट उससे पहले मैं आज आपके साथ मिलाने जा रहा हूँ कुंदन कुमार के साथ, जो आपको शेयर करेंगे अपनी सीए फाउंडेशन की स्ट्रैटेजी। कुंदन ने मैं इंटरेस्टिंग था इसको जानने के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इससे मिलने वाला था। मैं अपने होम टाउन गया था मुजफ्फरपुर, वहां पे मेरे को बुलाया गया था चटर्जी सर के द्वारा। वहां पे मैं इससे मिला था एंड सर रियली मैं सरप्राइज हो गया कि इसने सीए फाउंडेशन सेल्फ स्टडी के साथ अपने अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया था। एंड सर इसमें सबसे फन फैक्ट था सर कि उसने सेल्फ स्टडी की। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि क्या सर सेल्फ स्टडी से सीए फाउंडेशन क्लियर हो सकता है? सर आपका 12th में नंबर अच्छे आएंगे ना, या 12th में कंसेप्ट अच्छे बने होंगे ना, तो सही बता रहा हूँ, सीए फाउंडेशन आपका अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो ठीक है, कुछ बातें कुंदन से ही बात करते हैं और इसको बढ़ाते हैं। जो बहुत सारे बच्चों को इससे फायदा मिलने वाला है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, कैसे टैकल करने होते हैं, कौन कौन से बुक्स उठाने होते हैं, क्या क्लासेस जरूरी है। देखो सीए में हर सब्जेक्ट की क्लासेस जरूरी नहीं होती है। बहुत सारी चीज आप यूट्यूब पे या सेल्फ करके भी आप अच्छे आगे बढ़ सकते हो और अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो ये मिथ है कि सीए इज ऑल अबाउट टेकिंग क्लासेस या टेकिंग कोचिंग क्लासेस। ओके, चलो सर धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलो ओवर टू कुंदन, अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दो। सबसे पहले थैंक यू सीएल साहिल सर जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। एंड माय नेम इज कुंदन कुमार। आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। आई क्लियर सीए फाउंडेशन इन दिसंबर 2021। Friends, I'm here. I'm in Delhi to clear CA Inter both groups in November 2022. ओके कुंदन, थैंक यू फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कुंदन, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास सवाल आया था। पहला सवाल था कि तुमने, बहुत सारे बच्चों को होता है सर 12th करने के बाद कितने टाइम में प्रिपरेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल मैक्सिमम बच्चों का है। जैसे आप देखते हो कि 12th होते ही हमारे पास टाइम कम बचता है, 3 महीने बचता है, सीए फाउंडेशन के लिए 2 महीने बचता है। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे और आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? 12th करने के बाद आप तुरंत बुक पे लग गए या रेस्ट किया, क्या किया नहीं किया? आप ये बच्चों के साथ थोड़ा डिस्कस करिए कि आपने 12th के बाद कैसे फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की। जैसे भी 12th के एग्जामिनेशन खत्म हुए हैं, तो आप उनके लिए क्या बताना चाहते हो, जिनका एग्जाम नवंबर में आने वाला है, जिनका एग्जाम जून में आने वाला है, उसके साथ थोड़ा स्ट्रैटेजी डिस्कस करिए। 12th के बाद में कैसे क्या स्टार्ट किया था? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 12th तो जैसे ही मैंने पास किया, 12th में मेरे पेपर थे अकाउंटेंसी और मेरा पेपर था इकोनॉमिक्स। तो 12th में तो इसकी पढ़ाई अच्छे से हुई ही थी। 2 न्यू पेपर थे, एक तो बिजनेस लॉ और नेक्स्ट मैथ्स, जो कि मेरा 12th में मैथ्स भी था। किसी किसी स्टूडेंट्स के नहीं होते हैं, उसमें भी मैथ्स कुछ हार्ड सीए फाउंडेशन में रहता नहीं है। 10th तक अगर कोई पढ़ा है ठीक से तो आराम से मैथ्स क्लियर हो जाता है। अब बात रही अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी मेरा सीए फाउंडेशन में पहला पेपर होता है। और अकाउंट्स की बात जैसे करते हो ना, तो 12th में तुम पढ़ के आए हो, सीए फाउंडेशन में स्टडी मटेरियल आईसीआई का जो होता है वही गीता कुरान सब कुछ है सीए स्टूडेंट्स के लिए। तो सीए फाउंडेशन में अकाउंटेंसी का जो मॉड्यूल 2 था मैंने पहले वही उठाया, बिकॉज उसमें जो भी चैप्टर्स है, फाइनल अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एनपीओ है, ये सब मैंने उठाया क्योंकि ये सब पढ़ के आया था और 50 मार्क्स वहां से मैंने कवर किए। उसके बाद अकाउंटेंसी में मैंने सेकेंड मॉड्यूल उठाया, फर्स्ट मॉड्यूल उठाया, बिकॉज फर्स्ट मॉड्यूल में भी बीआरएस मैंने पढ़ के आया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मैंने पढ़ के आया था। तो इजीली मैंने 80 मार्क्स कवर कर लिए जो 11th 12th से थे। बाकी मैंने मेहनत किया, सेल्फ स्टडी किया और नेक्स्ट 20 मार्क्स भी कवर किया। अच्छा कुंदन, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। तुमने 12th के एग्जाम के बाद कितने दिन में अपनी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी? और दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या 12th बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे सीए फाउंडेशन के लिए? दोनों क्वेश्चन मेरे को आंसर चाहिए कुंदन। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि 11th हो, 12th हो, 10th हो, कोई भी क्लासेस हो, इंपॉर्टेंट उसमें जो पढ़ाई हो रहा है आप वो पढ़ के जा रहे हो, वो आपका बेस है, आगे के लिए वो आपका बेस है। और दूसरी बातें, जैसे ही मेरे 12th के रिजल्ट्स आ गए थे, मैंने एक सीए साहिल मेहता भैया से, साहिल मेहता सर से, और एक सीए निखिल आनंद सर है, इनसे बात किया और उन्होंने मुझे बताया कि जस्ट शुरू कर देना चाहिए क्लासेस। तो वही रिजल्ट आया, नेक्स्ट डे से मैंने सीए फाउंडेशन के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। सर दूसरा क्वेश्चन आया था हमारे यहाँ कि आपने क्लासेस कहाँ कहाँ से ली। जैसे आपने मेरे को बताया कि आपने बहुत सारी चीजें सेल्फ की थी, तो एक तो बच्चों का मिथ होता है कि क्लासेस से ही सीए हो सकता है। दूसरा होता है कि मेरे को लगता है पर्सनली कि अगर आपका 12th में बेस अच्छा होगा ना, जैसे मेरे टाइम में था सीपीटी था, बट मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी सीपीटी की। 12th में मेरा भी इकोनॉमिक्स था, 12th में मेरा भी अकाउंट्स था। और आप अगर बेस अच्छा हुआ तो आप वहां भी क्लियर कर सकते हो विदाउट एनी टेकिंग एनी क्लासेस। तो आप बताइए, आपने क्लासेस ली
ली तो किससे ली, या तो नहीं लिया तो सेल्फ किया, क्या किया, क्लासेस बारे में थोड़ा बताइए। ये बात आप बिल्कुल सही कहना आपने कहा सर, क्योंकि बेस अच्छा हो तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और हाँ, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स का बेस मेरा अच्छा था, वो मैंने यूट्यूब से किया, खुद से किया, सेल्फ स्टडी किया, खुद का शेड्यूल बनाया। और एक नया पेपर होता है सीए फाउंडेशन में, बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। ये मेरे एक सीए निखिल आनंद भैया है, उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने ही क्लास वो पढ़ाया मुझे, और उन्हीं के मदद से अच्छे खासे नंबर आए हैं, इसमें 72 मार्क्स आया है। ओके कुंदन, बच्चों का तीसरा सवाल था कुंदन कि फाउंडेशन के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए। मतलब एक होता है कि सीए में आते ही आपको 18 घंटा बैठना है। आपने फाउंडेशन के लिए, आपने बताओ, आपने फाउंडेशन के लिए कितने घंटे पढ़ाई की होगी स्टार्टिंग में और लास्ट डेज में, ये बताइए मेरे को। जाहिर सी बात है, शुरू में तो उतना नहीं हो पाता है, जैसे अभी मैं इंटर में हूं तो आराम से 14-15 घंटे लग जाते हैं। लेकिन जो मेरे भैया है निखिल आनंद ने, उन्होंने बताया था कि अगर तुम आगे जाके पढ़ना चाहते हो तो तुमको अभी से ही 8 से 9 घंटा बैठने की प्रैक्टिस करनी होगी। आपने कितना घंटा बैठ के पढ़ा था फाउंडेशन में? तो मैंने शुरुआत में तो 4-5 घंटा, धीरे धीरे फिर अपनी कैपेसिटी बढ़ाया, फिर मैंने एक शेड्यूल बना लिया था, उस शेड्यूल में मैंने टाइम स्लॉट बनाया और 8 से 9 घंटा 10 घंटा तक मेरा पढ़ाई चलता था। मतलब एग्जामिनेशन डेज तक आपने कितने घंटे पढ़ाई कर ली होगी? एग्जामिनेशन डेज की बताइए, 10 दिन पहले एग्जाम से 10 दिन पहले 10 घंटे की चल रही थी या उससे ज्यादा हुई थी? नहीं, एग्जामिनेशन डेज के पहले तो प्रेशर हो जाता है सही बात बहुत सारा, तो मैंने वहां उस टाइम में 12 घंटे 15 घंटे भी मेरे क्लासेस और मेरे रिविजन्स चलती थी। चलो कुंदन, एक चीज कुंदन और मेरे में सिमिलरिटी लगा कि अकाउंट्स इसका भी फेवरेट लग रहा था, हाँ मेरा भी फेवरेट लगा था। मैंने जब इसका अकाउंट्स नंबर देखा कि आई गॉट सरप्राइज की मेरे भी अकाउंट्स इंटर में भी 84 83 नंबर थे और इसके भी 83 थे। तो चलो इंटर की स्ट्रेटेजी मैं बात बताऊंगा, अभी फाउंडेशन की पूछते कुंदन ने। कुंदन 83 नंबर सीए में लिटरली बताता हूं मुश्किल होता है लाना। सीए में एक मिथ होता है कि हाँ 70 60 40 तक नहीं आते हैं, तो 83 नंबर लाने के पीछे का राज क्या था, क्या आपने एक्स्ट्रा किया कि 80 प्लस आना सीए में? सही बताता हूं, एक अलग माइलस्टोन है। तो आपने ये 80 प्लस के लिए क्या स्ट्रेटेजी किया? तो आपको 80 प्लस 83 नंबर यू गॉट इन सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। तो आप 83 प्लस अकाउंट्स के बताइए बच्चों को कि क्या प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किस किस बुक्स को फॉलो करना चाहिए, अकाउंट्स के लिए बताइए अभी। एक बात तो सही है, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं हर सुबह चलता हूं कि अगर मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, और अब नहीं होगा तो कब होगा। सही बात है। बिकॉज अकाउंटेंसी मैंने 11th 12th में पढ़ा और अभी भी पढ़ना है, तो बेस तो वही है, क्यों नहीं आएंगे मार्क्स। मैंने जी जान लगा दिया अकाउंटेंसी में। प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट। मैंने अपना सबसे ज्यादा टाइम अकाउंटेंसी में दिया और हाँ प्रैक्टिस किया हूं, तो आज अच्छे खासे नंबर हैं। तो और एक चीज और, हाँ। अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय फर्स्ट टाइम सॉल्व जब मैंने किया था, तो जो फर्स्ट टाइम में मेरे से नहीं बना वहां मैं इनसर्कल कर देता था और नेक्स्ट रिवीजन टाइम में उसको देख के गया था। तो वो मेरे कंसेप्ट थे और वही क्वेश्चंस आए थे। और हाँ, मैंने अटेम्प्ट तो पूरे 100 मार्क्स के किए थे, वो 83 आ गए, ये अलग बात है। चलिए 83 इज नॉट बैड। मैं क्या बोलूं, 83 इज बेस्ट। बैड क्या बोलूं, 83 इज बेस्ट नंबर इन सीए एग्जामिनेशन, चाहे वो फाउंडेशन लेवल हो, इंटर लेवल हो, फाइनल लेवल। मैंने भी सोचा कि फाइनल में चलो एक दो पेपर में 80 मार लेते, बट ठीक है 70 तक ही रुका, बट आई क्लियर माई सीए फाइनल इन वन अटेम्प्ट। ठीक है कुंदन, मेरे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आप डिपेंड हो जाएंगे यूट्यूब वीडियोस पे? जैसे बच्चों लास्ट में क्या करते हैं, वीडियोस पे डिपेंड हो जाते हैं, सेल्फ स्टडी करना छोड़ देते हैं। क्योंकि मेरे को ज्यादा पर्सनली लगता है कि बच्चों को खुद से बुक उठा के ना, बुक से ज्यादा प्यार करना चाहिए रादर देन वीडियोस पे। क्योंकि आपने क्लासेस लिए, चलो ठीक है पेन ड्राइव वेन ड्राइव हो गया, बट लास्ट में जब रिवीजन करोगे वहां पे सेल्फ स्टडी। तो आपने लास्ट टाइम किसी वीडियोस को प्रेफर किया था या आपने बुक्स उठा के उसको बस पढ़ डाला पूरा? एक बात, अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी की बात हो तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने YouTube से सारे लेक्चर्स तो देखे थे, सब कुछ किया था, पढ़ा भी था, लेकिन जैसे ही एग्जाम पास आया 1-1.5 महीने पहले ही मैंने YouTube से कोई चैनल से कोई लेक्चर्स नहीं देखा। पहले 100% कवर कर चुका था मैं सिलेबस, और जो कवर किया था उसी को रिवाइज किया। बिकॉज एक बुक को 10 बार पढ़ने वही अच्छा होता है, ना कि 10 बुक को 10 बार पढ़ना। तो मैं जो कर पहले से किया था वही किया, यूट्यूब पे एग्जामिनेशन से पहले मैं नहीं गया। ओके
एक बात और पूछना चाहूंगा, कुंदन को जैसे लॉ में 70 आए हैं, एंड अच्छा है कि कुंदन मेरा स्टूडेंट है, नवंबर 22 के लिए पेपर दे रहा है, तो मैं तो विशेष दूंगा कुंदन को कि भाई कुंदन तुम ऑल इंडिया रैंक लाओ, और ऑब्वियसली लाओ कि तुम मेहनत कर रहे हो तो ऑल इंडिया रैंक ज्यादा दूर नहीं है। मैं भी प्रिपरेशन रैंक की करता था, बट ठीक है, आप प्रिपरेशन रैंक की करो, एक बार में सीए बन के जरूर निकलोगे। अगर आपने अपना विजन अच्छा किया है ना, तो बस क्लियर करोगे करोगे। रैंक आएगी नहीं आएगी वो आपके लास्ट टाइम प्रिपरेशन करेगा, बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारे इसमें चीजें फैक्ट मैटर करती है, बट ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन पूरी करो, रिजल्ट को थोड़ा साइड रखो, अपने प्रोसेस पे ध्यान दो। प्रोसेस आपका अच्छा होगा, रिजल्ट अपने आप आपको मिलेगा। ठीक है कुंदन, मेरा एक और सवाल है कि लॉ में जैसे 70 प्लस आए तो अपने प्रोविजंस को कैसे रिटेन किया? लॉ में बहुत होता है कि बच्चों को ना समझ नहीं आता कि नोट्स कैसे बनाओ। जैसे मैं भी टेस्ट सीरीज लेता हूँ, बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है कि क्या पढूं नहीं पढूं, बहुत सारा चीज है, सेल ऑफ गुड एक्ट हो गया, कंपनी एक्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कुछ इंग्लिश वाला आ जाता है उसमें। तो आप बताइए, लॉ में 70 प्लस लाना आपने क्या क्या फॉलो किया था लास्ट एग्जामिनेशन डेज पे, और आपने स्टडी मैट पढ़ा, क्या पढ़ा, लॉ के बारे में बताइए, क्योंकि 70 प्लस लॉ में थ्योरी जैसे पेपर में थ्योरी लिख के 70 प्लस आना इज नॉट अ इजी टास्क। आप बताइए कुंदन। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि लॉ तो शुरू में जब देखा तो नया लग रहा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो डर लग रहा था तो डर का तो सामना करना पड़ता है भाई। तो मैंने भी वही किया, लॉ के लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी लिया। जो मेरे सर थे उन्होंने बताया। तो लॉ के लिए ना क्या करना है, मैं पढ़ता तो था लेकिन 1 घंटा रोज सुबह का, वो भी सुबह का 6 से 7 का लॉ के लिए रखा था। वो प्रोविजन को मैं राइटिंग प्रैक्टिस करता था। जितने भी दिन में 2 घंटे की क्लास में 10-12 प्रोविजन थे, उनको सुबह में 1 घंटा में प्रैक्टिस कर लिया, बस वो रिटेन हो जाता था। और उसको सप्ताह 2 सप्ताह में एक बार देख लिया तो दिमाग में कैपेसिटी रहता था। ओके, मतलब एक सवाल और है कि जैसे मान लो आपने क्लासेस खत्म कर ली, तो एग्जामिनेशन से कितने दिन पहले, फाउंडेशन एग्जामिनेशन से कितने दिन पहले आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो फाउंडेशन से 1.5 महीना 2 महीना पहले रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। और आपको शुरू में ही ये सोच के चलना चाहिए कि मेरा 100% सिलेबस कवर हो जाए, वो भी एग्जामिनेशन से 2 महीना पहले। बिकॉज उस 2 महीनों में जो हम रिवीजन करेंगे वही मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके कुंदन, एक सवाल और बताओ मेरे को कि जैसे आपने फाउंडेशन एग्जाम दिया था, तो इसमें जैसे आपने पेपर आपको आया, तो आपको आपने उस पेपर में एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल किया? जैसे आप पहली पहली बार सीए फाउंडेशन में सीए वाले सिलेबस में आते हो, 12 तक तो ठीक है, चलो सीबीएसई या बिहार बोर्ड जो भी बोर्ड है, एक दिमाग में बचपन से बहुत सारे सीनियर्स बैठा देते हैं, भाई सीए का पेपर ये होता है, सीए का पेपर वो होता है, तो आपके दिमाग में चलता है यार सीए का एग्जाम आने वाला है, सीए का एग्जाम आने वाला है, 60 आने मुश्किल होते हैं, आपको तो 83 84 80 60 70 नंबर आए हुए हैं। तो आपके दिमाग में क्या था, वो एग्जाम प्रेशर क्या था जब आप वो 3 घंटे पेपर देने बैठे थे? पहला पेपर आपका अकाउंटेंसी होता है, जैसे आपको पता है, तो वो सीए का पहला पेपर आपको कैसा प्रेशर फील किया था, और उसके बाद आपने कैसा चला सारा पेपर, आपको आपने आपने कैसा सारा पेपर डील किया? सबसे पहले तो अकाउंटेंसी का जब एग्जाम था तो मैं तो पढ़ा ही था, उसमें मेरे को थोड़ा भी प्रेशर नहीं लगा। बिकॉज मैं थोड़ा सा आता है मन में, लेकिन फिर मैंने अपने आप को क्या क्या यार पूरा 6 महीना पढ़े हो, अब फिर ऐसे प्रेशर में रहोगे तो कैसे होगा। अपने मन को जीतना सबसे बड़ी बात होती है। तो मैंने अब खुद को ही कहता था, मैं अपने आप को भुला के रखता था। क्वेश्चन आया मेरे सामने, मैं क्वेश्चन देखा, अपना स्ट्रेटेजी क्या फॉलो किया, सबसे पहले जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको मैंने साइड कर रखा, और बाकी के पेपर्स को अटेम्प्ट करने लगा। मेरे को अकाउंटेंसी में थोड़ा भी घबराहट नहीं हुई। फिर लॉ का पेपर आया, वहां भी मुझे थोड़ी सी परेशानी भी नहीं हुई। हाँ, मैथ्स से मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज मैथ्स में एक सबको होता है, सब सोच के जाता है कि वहां पे लॉजिकल रीजनिंग स्टैट्स अलग अलग होंगे, लेकिन पेपर में अलग अलग नहीं रहते हैं। जब एक साथ जंबल रहते हैं ना, तो दिमाग थोड़ा सा घबराहट होने लगता है कि कैसे सॉल्व करें। तो मैं वहां भी थोड़ा सा घबराया, इसलिए मेरे मैथ्स में थोड़े से नंबर कम आ गए थे। बिकॉज अगर अपने आप को ऐसे घबराहट में रखेंगे ना, तो आपका ही लॉस होगा, आपके पेपर में ही नंबर कम आएंगे। जैसा कुंदन ने बताया कि उसको मैथ्स में कम नंबर आया, चलो मैं व्यूअर्स को बता दूं कि भाई देखो, अगर आपको मान लो आप सीए फाइनल या सीए इंटर का पेपर दे रहे हो, आपको तीनों पेपर में 95 94 93 है, और लास्ट पेपर में 28 आए, और इधर आपको हर पेपर में 60 65 75 75 है, तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे? आप आंख बंद करो, सर दूसरा दिलवा दो, 95 नहीं चाहिए मेरे को, तो सर सीए में टेंशन मत लो, बैलेंस करके चलो, कोई बात नहीं, 3 पेपर में अच्छा स्कोर किया हो ना, तो एक पेपर थोड़ा ऊपर नीचे चल जाए तो उसके मायूस नहीं होना है, ठीक है? बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 पेपर में 90 भी ठोक रहे हो ना, अगर 2 पेपर में 18 आएगा तो क्या कर लिए भाई?
अटेम्प्ट तो लग ही गया ना। तो एक बैलेंस करके चलो, होता है, सबके साथ होता है। मेरे भी मैथ्स में 15 नंबर थे सीपीटी में, बोलता है बहुत सारे बच्चे, मैंने जब उसमें सीपीटी दे रहा था बोले भाई तू लक से पास किया। चलो ठीक है, लक पास किया, बट आपको वो नहीं दिखा 100 नंबर, 150 नंबर, 110 नंबर जो मैंने अकाउंटेंसी, लॉ और इकोनॉमिक्स में किया। तो सर एक पेपर होता है जहां पे आपको पास करना होता है और बैलेंस करना होता है। सब पेपर में आप माहिर होने जाओगे, कहीं ना कहीं फेंका जाओगे। तो 2-3 पेपर स्ट्रॉन्ग करो, और जो पेपर हार्ड आपको लगता है ना उसको कम से कम 40 लाख बनाओ कि हाँ इसमें मैं 40 ले आऊंगा, और जो मेरे को बाउंसर आएगा उसको मैं डील करूंगा, जो मेरे को फुल टॉस आएगा मैं उसको छक्का मारूंगा। तो बस सीए एग्जाम इज ऑल अबाउट यही है, बैलेंस करके चलना है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूँ जिसको एग्जाम में 80-82 आते हैं, एसएफएम में 82 है, एफआर में 82 है, अकाउंट्स में 75 है, और उसको ऑडिट में 28 आते हैं। तो भाई वो नहीं करना, और वो उससे अच्छा तो वो है जो 55-60, 55-40 करके ला रहा है और पास कर रहा है। तो बैलेंस करना सीखो लाइफ में। लाइफ में भी, एग्जाम में भी बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट को उतना ही नहीं फोकस दे दो, और एक सब्जेक्ट को इतना ही नहीं इग्नोर कर दो कि एक सब्जेक्ट आपको दूर चला जाए, पता चले उसको खींचने में टाइम लगेगा आपको, और एक को इतना मत ढील दे दो कि आपने ऑलरेडी उसको इतना पढ़ रखा है फिर भी उसको जबरदस्ती पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन बनाए जा रहे हो, आपको अंदर की बोल लो कि हाँ ये मेरे से हो जाएगा, हो जाएगा। भाई हो जाएगा, उसको शांत रख, जिसको कम टाइम दिया उसको टाइम पूरा दे, ठीक है। तो बैलेंस करके चलो, कोई बात नहीं, एक में एक पेपर नंबर कम आता है, बट आपको ये खुश होना चाहिए कि आपको 80 प्लस, 70 प्लस, 60 प्लस आ रहे हैं। एग्जामिशन बहुत मैटर करता है आगे आपको लाइफ में, जब इंटरव्यू देने जाओगे तो सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के नंबर मैटर करते हैं सर। चलो कुंदन, कुछ अपने बताओ जूनियर स्टूडेंट को जिनके जून में एग्जामिनेशन आने वाले हैं, नवंबर में एग्जामिनेशन आने वाले, कुछ अपने साइड से कुछ टिप्स दो, क्योंकि रियली यू गॉट वेरी गुड मार्क्स। कुछ टिप्स दो उनको, अभी जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? लास्ट टिप्स बताओ। अभी जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लास्ट मोमेंट में आप घबराएं नहीं, और घबरा के इधर उधर यूट्यूब चैनल पे ना भागे, इधर उधर ना जाएं। आपने जो पढ़ाई किया है ना, सबसे पहले आप उसको रिटेन करो, सबसे पहले आप उसको रिवीजन करो। एटलीस्ट आपने 70%, 80% सिलेबस तो कवर किया होगा ना। सीए में 50% में पास होना है, आप एटलीस्ट 70% जो पढ़ चुके हैं ना उसको रिटेन करें, उसका रिवाइज करें, आप डेफिनेटली पास होंगे। 80% आपने सिलेबस कंप्लीट किया, 60% तो आएगा आपको, आप पास हो जाओगे। घबरा के कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपने जो लिखा है, जो पढ़ा है, उसका रिवीजन करें बस। चलो, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डील किए, और बहुत सारे बच्चों को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो बच्चों मैं यही बोलना चाहूंगा कि बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। मई 2022 जो भी है आने वाला अटेम्प्ट वो आपका है। अगर आपने मेहनत की होगी तो आप उस 30%, 35% रिजल्ट में आओगे फाउंडेशन में, या आप इंटर के 10%, 15% रिजल्ट में आओगे, फाइनल में आओगे। आपने मेहनत नहीं की तो भैया जिसने मेहनत की ना उसको ले जाने दो, खामखा सर मत पीटो कि मैंने मेहनत नहीं की और रिजल्ट भी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो खामखा रोना नहीं चाहिए बच्चों, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। मैं तो अभी बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम नहीं गया है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो फाउंडेशन वालों, तो पास अभी 1 महीने है, ठीक है। और जो नहीं पढ़ते हो ना, छोड़ो क्या बोला जाए, पढ़ाई स्टार्ट कर दो दोस्त, ये मजाक नहीं है, हर कोई सीए बन जाता फिर, ठीक है। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करो, कुछ मॉक टेस्ट लगाओ, कुछ रिवाइज करो, रिटेन करो, और लगे रहो। 4 साल, 4.5 साल की जर्नी होती है, एंजॉय करो इसको, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लो, और ज्यादा आपको सीनियर ज्ञान देते हैं ना तो उनको बोलो कि चुप रहो, ठीक है। तुमने अगर बहुत सारे सीनियर ज्ञान देते हैं कि तुम जिस दरिया में कूदे हो ना उस दरिया से निकलना मुश्किल है भैया, अपना पहले दरिया का नाव चेंज करो, मोटर चेंज करो, तुम गलत नाव मोटर में बैठ गए हो, ठीक है। तो हेट फैलाने वाले हेट फैलाते रहेंगे, काम करने वाले सीए बन के आगे निकल जाएंगे, और वो पीछे आपको बस गालियां देंगे, सुनाते रहेंगे। तो उनको सुनना नहीं है, अपना आगे बढ़ते रहना है। और जिस दिन सीए बन जाओगे ना, बस उस दिन दुनिया आपको बोलेगी और आप भी खुश रहोगे भाई, उसके बाद तो जिंदगी जिंदगी है, ठीक है। चलो, नवंबर 22 वालों सबके लिए ऑल द बेस्ट। कुंदन भी हमारा एक लॉ का स्टूडेंट है, मैं तो चाहूंगा कि भाई कुंदन तुम ऑल इंडिया रैंक स्कोर करो, लॉ में एग्जामिशन मारो तुम, ठीक है। ट्राई माई बेस्ट। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। इसको यही बंद करते हैं। थैंक्स कुंदन, तुमने इतना टाइम दिया। चलो, कोशिश करूंगा कि कुंदन नवंबर 22 में ऑल इंडिया रैंक लाए और मैं उसके साथ बैठूं, क्योंकि ये प्रिपरेशन बंदा बहुत मेहनती है, बंदा मेहनत पूरा कर रहा है। चलो, लॉ में तो मैं चाहूंगा एग्जामिशन ठोके ही ठोके। चलो, ऑल द बेस्ट कुंदन, मिलते हैं नवंबर 2022 में रिजल्ट में। होप सो तुम रैंक स्कोर करो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट व्यूअर्स, आप लोग पढ़ते रहो यार, मई 22 आपका है, आंख लगा देना आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट।